विक्रम हियर। यार, तेल की कीमत बढ़ रही है, वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा है और पूरा दुनिया सोचा था कि इंडिया का इकोनॉमी रोने लगेगा। पर एक बनके ने कहा, नहीं भाई, इंडिया रेडी है। सीधा बात करो तो हमारा अर्थव्यवस्था इतना मजबूत हो गया है कि ऑल शॉक इसको टिकल कर सकता है, हर्ट नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ, समझेंगे आज। सुन लो यार, जब बात ऑयल प्राइसेस की आती है तो नॉर्मली देसी इकोनॉमी घबरा जाता था, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता था, रुपी गिरता था और इन्फ्लेशन चढ़ जाती थी। इससे पहले 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, 2011 में जो ऑयल शॉक आया था, तब इंडिया के नीज भी बेंड हो गए थे। लेकिन अब 2024 है। अब इकोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप में ऑपरेट कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास $650 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ये नंबर 2008 के समय 300 बिलियन था। मतलब हमारा कुशन डबल हो गया है। और सेकंड बात, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लिखाई 1% से कम है, जो कि हिस्टोरिकली बहुत अच्छा पोजीशन है। तो बेसिकली इंडिया अब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि ऑल शॉक असके जैसे ओवरहेड प्रॉब्लम है, फंडामेंटल थ्रेट नहीं। अब आओ मेन इवेंट पार। एसबीआई, जो इंडिया का बिगेस्ट बैंक है, ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रिपेयर्ड है वेस्ट एशिया टेंशंस और ऑयल प्राइसेस को हैंडल करने के लिए। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इवन अगर ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल तक पहुंच जाए, जो कि करंट प्राइस से 20 to 25% ज्यादा है, तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और जीडीपी ग्रोथ नहीं गिरेगी। समझे? ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा था, तब ऑयल $120 तक गया था और इंडिया के इन्फ्लेशन में स्लाइट स्पाइक आया था। पर उसके बाद आरबीआई और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी स्टेप्स लिए, वो इतने इफेक्टिव द कि इन्फ्लेशन वापस कंट्रोल में आ गया। और अब 2024 में इंडिया की इन्फ्लेशन टारगेट 4% अराउंड स्टेबल है, जो ग्लोबली बहुत हेल्थी नंबर है। रिपोर्ट में फर्दर लिखा गया है कि ऑयल प्राइसेस अगर एक साल के लिए $100 पार रहे तो भी जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% बिटवीन रह सकती है। तो विक्रम्स एनालिसिस क्या है? यार, ज्यादातर लोग सिर्फ ऑयल प्राइसेस देख के फैसला करते हैं। पर रियल गेम चेंजर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस पिछले 5 साल में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में $100 बिलियन इन्वेस्ट किया है, मतलब ऑयल डिपेंडेंसी नेचुरली रिड्यूस हो रहा है। सेकंड एंगल, इंडिया के ऑटो सेक्टर में ईवी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो फ्यूल कंजम्पशन इनहेरेंटली घटेगा। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में अच्छा क्वांटिटी स्टोर की है, प्लस रिफाइनरीज को फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि वो क्रूड ऑयल के डिफरेंट सोर्सेज से रॉ मटेरियल ले सकती है। मतलब सऊदी से नहीं आए तो वेस्ट से ले सकते हैं। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो मीडिया नहीं बोलता, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 1% है ना, इसका मतलब है हमारा सेविंग्स रेट बहुत हाई है और हमारा जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन से ड्रिवन हो रहा है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से। तो जब ऑयल शॉक आएगा, वो ग्लोबली इम्पैक्ट मरेगा, पर इंडिया के इंटरनल मैकेनिज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। आगे क्या होगा? देखो, इसमें 2 सिनारियोज हैं। एक तो ये है कि वेस्ट एशिया सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और ऑयल प्राइसेस $70 to $80 पर स्टेबलाइज हो जाए। सेकेंड सिनारियो, टेंशंस फर्दर एस्केलेट हो जाए और प्राइसेस 100 प्लस तक जाए। दोनों सिनारियोज में इंडिया के लिए सिचुएशन मैनेजेबल है। और लॉन्ग टर्म में जो चैलेंज आएगा वो ये है, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स मैनेजमेंट में केयरफुल रहना पड़ेगा।
क्योंकि अगर ऑयल इन्फ्लेशन आए तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। और सेकंड, रुपी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कैपिटल फ्लाइट करवा सकते हैं। थर्ड एंगल, वर्ल्ड में जैब डिमांड स्लो होता है ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट ले सकते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंस है। तो यार, बॉटम लाइन, इंडिया लिखाई फाइनेंशियली रोबस्ट पोजीशन में है। ये बात समझना जरूरी है क्योंकि मीडिया सिर्फ डूम डूम बोलता रहता है। एक्चुअल डेटा क्या बोलती है? बोलती है कि हमारा इकोनॉमी मैच्योर हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है और शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इक्विप्ड हो गया है। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात।